हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीआई एकेडमी। और पता है अभी हमने करने वाले हैं हम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फिजिक्स के। और अभी जो आप क्वेश्चंस करोगे ना, 110% है कि आपको इसमें से आई थिंक 60% क्वेश्चन देखने को मिल सकते। 60% यानी कि जो चैप्टर्स हम अभी करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कौन सा होगा, किसको बनाना है, तो हमें बनाना है लेंस। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा इसमें से चीज है जो हम यूज नहीं करेंगे। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। ये आपका पीवाईक्यू भी है, ठीक है। तो इसमें से जो है क्ले जो है, मिट्टी जो है, वो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों का यूज होगा, है ना। आगे बढ़ो, फास्ट फास्ट करो सारे क्वेश्चंस, टाइम बहुत कम है। तो चलो एक्सप्लेनेशन देख लो कि अ लेंस मस्ट बी मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी लेंस है तो उसको हम ऐसे बनाएंगे ना कि हम उसके आर पार देख सके, ऐसे चीजों से बनाएंगे, है ना, आर पार देख सके, है ना। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वही होता है कि कोई भी मटेरियल ऐसा, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, पन्नी वगैरह हो गया, जो कलरफुल नहीं है, कलरलेस वाला प्लास्टिक, तो उसके हम आर पार देख पाते हैं। तो वैसे मटेरियल्स हो गए, है ना। एंड लाइट कैन पास थ्रू इट, लाइट उसके थ्रू पास भी कर पाएगा। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि प्रकाश इसमें से गुजर सके, है ना। और क्ले क्या है, क्ले एक ओपेक सब्सटेंस है एंड डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, है ना। ओपेक सब्सटेंस वो होते हैं, ओपेक सब्सटेंस, ओपेक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। यानी कि ओपेक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके आर पार नहीं देख सकते। आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट हम इसको आसान बनाएंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर की बात की जा रही है, इतना याद रखना। क्या बोल रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन। तो कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लेना, है ना। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, मतलब कि लार्जर। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इमेज जो है वर्चुअल है ना, आभासी है, और इरेक्ट है, इरेक्ट यानी कि सीधा, ठीक है, सीधा। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में, है ना, सीधा सा आंसर है। देखो ऑप्शंस में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जर बोल रहा है, वर्चुअल भी बोल रहा है और इरेक्ट भी बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। तो between the pole of the mirror and its principal focus, this is the only case where a concave mirror forms a virtual and enlarged, ठीक है। ऐसे तो मैग्नीफाइड इमेज ही हमें मिलती है, लेकिन जब एनलार्ज मिलती है तो कब मिलती है, जब पोल और जो फोकस है उसके बीच में जो है होता है, ठीक है। तो इन ऑल अदर पोजिशंस द इमेज फॉर्म्ड इट्स रियल एंड इन्वर्टेड, और बाकी जितने भी पोजीशंस होते हैं उसमें जो इमेज होती है कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, यानी कि वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। कॉन्केव मिरर का बात हो रहा है, और सिर्फ ये वाला जो पोजीशन है यानी कि बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो ये कौन सा जो है मिरर है जिसमें कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी दूर खड़े हो, है ना, लेकिन आपका जो इमेज है
वो सीधा ही दिखेगा, मतलब कि आप दर्पण से कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये कौन से दर्पण में यानी कि कौन से मिरर में जो है ये चीजें होती हैं? तो क्या है, ओनली प्लेन, केवल समतल में होता है ऐसा, सिर्फ कॉनकेव यानी कि केवल अवतल में होता है, ओनली कॉन्वेक्स यानी कि केवल उत्तल में होता है, या प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों में होता है, या तो समतल में या तो उत्तल में? क्या हो जाएगा आंसर? ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सही है नहीं? तो प्लेन मिरर में तो होगा ही होगा, प्लेन में तो होगा, प्लस कॉन्वेक्स में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, ठीक है। तो प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है हमेशा यानी ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है और सेम साइज देता है ना। समतल दर्पण हमेशा समान आकार का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, सेम एक एकदम सेम इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हम उसका तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आएगा, बट छोटा, डिमिनिश्ड इन साइज, उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, इसीलिए इसको रेयर व्यू वगैरह गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन आकार में छोटा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ए इज 1.50 एंड मीडियम बी इज 1.33, इन विच मीडियम विल लाइट ट्रेवल फास्टर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप पढ़े होगे, यानी कि क्या बोल रहा है, पारदर्शी माध्यम ए का अपरिवर्तनांक जो है 1.50 है और माध्यम बी का 1.33 है, तो प्रकाश किस माध्यम से तेजी से चलेगा, जिसका ज्यादा है या जिसका कम है? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है या जिसका कम है, किस पे होगा? तो माध्यम बी यानी कि मीडियम बी जिसका कम है, ठीक है। यहां से एक कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे। क्या सीख रहे हो? क्या पूछ रहा है? लाइट ट्रैवल करता है तो किसमें फास्टर जो है लाइट ट्रैवल करता है, ये भी सीख रहे हो आप, है ना। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड जो होगा लाइट का वो कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो लाइट का जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लोअर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस हायर स्पीड, सिंस 1.33 इज लोअर देन 1.50, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन बी। तो उल्टा होता है, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? तो लाइट का स्पीड तभी बढ़ेगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और अगर ज्यादा होगा तो उसका स्पीड कम होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। Which phenomena of light causes the twinkling of a star? ये तो बहुत ही इजी है, ये बना के निकलो, इसको क्या समझाना? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. Its focal length is. स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है। रेडियस समझते हो ना, त्रिज्या। अरे हिंदी दिया ही है, हाँ चलो, मुझे लगा हिंदी बोलना पड़ेगा। तो अगर हमें निकालना है एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर निकालना हो तो हमेशा रेडियस अगर दिया हुआ हो तो r/2 कर देना, तो क्या हो जाएगा 20/2 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। फोकल लेंथ बराबर r/2 हमेशा याद रखना है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। व्हाइट लाइट जो स्प्लिट करता है, क्या? स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, मतलब कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है?
स्प्लिट कर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, क्या होगा बताओ? हिंट भी दे दिया मैंने। विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। तो व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में जो स्प्लिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। देखो, व्हेन व्हाइट लाइट, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है, स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर, है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश अलग अलग रंग अलग अलग कोनों पर झुकते हैं, ठीक है। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ रियल इमेज। एक वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बहुत आसान है ये। अभी मतलब क्या बोल रहा है? रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको इमेज भी रियल चाहिए। तो रियल इमेज कौन देता है? कॉनकेव मिरर, अरे यार, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ओनली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉनकेव में मिरर और कॉन्वेक्स में लेंस have the ability to form real image for real objects। केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक वस्तुओं के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता होती है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंसेज जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है यानी वास्तविक वस्तु है तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। किस किस में? प्लेन मिरर में, आपका कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव में लेंस है, कॉनकेव में मिरर नहीं है, कॉनकेव में लेंस है। और कॉनकेव में जो मिरर है वो वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक जो है प्रतिबिंब देगा, ठीक है। रियल इमेज के लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज देगा। कौन? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव लेंस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस देता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, और उसी का उल्टा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों में ना उल्टा, एक दूसरे का उल्टा प्रॉपर्टी चलता है, इतना याद रखना। चलो, द डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर बिकॉज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। स्कैटरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकीर्णित होता है, मतलब बहुत ही कम जो है ये स्कैटर करता है। एकदम ऐसे दिखेगा आपको, दूर से ही वो लाइट दिखेगा। जो लाइट फैल जाएगा वो कोई एक सिग्नल नहीं बन सकता है, क्योंकि वो पूरा फैला हुआ है। तो वो आपको कोई एक पॉइंट नहीं बता रहा है कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, वो तो लगेगा कि हर जगह पे है। लेकिन जो लाइट फैलेगा नहीं, तो उसको अगर हम कहीं लगाएंगे तो वो दिखेगा कि वो उसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसीलिए रेड कलर जो होता है वो फैलता नहीं है, इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड होते हैं, और उसका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो रेड लाइट इज स्कैटरिंग द लिस्ट। चलो, साउंड वेव इन एयर आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वायु में ध्वनि तरंगे किसका एक उदाहरण है? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो ऊपर का ए और बी में से ही कोई एक आंसर होगा, जल्दी बताओ। तो सीधा याद रखो, साउंड वेव इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट्स इट। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी ये सब बता चुकी हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ समझते हो ना आप? आगे पीछे, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ वाला जो होता है, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल, तो इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव हम कहते हैं, जो कि साउंड वेव होता है। Which of the following properties of sound is affected by the change in air temperature? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है?
Which of the following properties of sound is affected by a change in air temperature? अगर एयर का टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो साउंड कैसे इफेक्ट करे होगा? कौन सा जो साउंड का जो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट होगा? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या वेलोसिटी? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इट इज नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट। टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन होता है, पता है आपको? टेम्परेचर का किसका? वेलोसिटी से, यानी स्पीड से भी रिलेशन होता है, वेलोसिटी से भी रिलेशन होता है टेम्परेचर का। ये हमेशा याद रखना। ऐसा लगता है ना कभी कभी टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी स्पीड में क्यों अंतर आएगा? आता है, ठीक है, तापमान की वजह से अंतर आता है। तो अब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड का जो स्पीड होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सोर्स एंड डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सोर्स की वजह से इफेक्ट पड़ेगा उस पर, टेम्परेचर की वजह से नहीं, ठीक है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? बताओ। आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर परसीव्ड एज हाई पिच्ड और श्रिल, यानी कि अगर उसकी आवृत्ति ज्यादा है, उच्च है, उच्च यानी कि ज्यादा, तो उसकी ध्वनियों का जो तीक्ष्ण या हाई पिच वाला माना जाता है, ठीक है, हाई पिच होगा उसका। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लोअर पिच, यानी कि समझो कि पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो हायर पिच, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी तो लोअर पिच, ठीक है। To hear a distinct echo, the minimum distance between the source of sound and the obstacle should be. स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और बाधा के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? एको जो है प्रोड्यूस होता है वो हम सुन पाएंगे तो कितना डिस्टेंस में बोलेंगे, कितना डिस्टेंस में? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द ऑब्स्टेकल शुड बी। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर, ठीक है। कितना? 17.2 मीटर में ही जो है हम एको सुन सकते हैं, ठीक। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द, फ्रीक्वेंसी देख लिया, पिच देख लिया, स्पीड ऑफ साउंड देख लिया, अब देखो लाउडनेस ऑफ साउंड। तो साउंड का जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लाउडनेस किसकी बात कर रहे हैं हम? लाउडनेस की। तो लाउडनेस का जो रिलेशन है ना वो एम्पलीट्यूड से है। किससे है? आयाम से। आयाम का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कैरिड बाय द वेव विच रिलेट्स टू इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रबलता तरंग द्वारा ले जाई जाने वाली ऊर्जा पर निर्भर करती है जो इसके आयाम से संबंधित है, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड डबल, अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो क्या होगा? लाउडनेस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इवन बना हुआ भी है कि अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल यानी निर्वात से ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड जो है सबसे ज्यादा किसमें, स्पीड उसकी किसमें सबसे ज्यादा होगी? तो सॉलिड वाले सब्सटेंस में, यानी कि आयरन में, ठीक है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड,
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? हम 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाला देख चुके हैं जो कि अल्ट्रासाउंड था, सॉरी 20,000 से ज्यादा। तो 20 हर्ट्ज से कम वाला क्या हो जाएगा? कम वाला भी देख लो, इंफ्रासोनिक। क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20,000 से ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड। 20 से कम वाला क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक, ठीक है। और 20 to 20,000 क्या हो जाता है? ह्यूमन का हो जाता है वो। देख लो भाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो इंफ्रासोनिक साउंड्स है? तो वेल्स हो गए, है ना, वेल्स और एलिफेंट्स, ठीक है। सोनार is a device used to measure the distance, direction and speed of underwater objects. तो ये क्या होता है, क्या उपयोग करता है ये? इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव? सोनार पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी हाई होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं इन वाटर विदाउट मच लॉस, पानी में भी, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? साउंड इंटेंसिटी का क्या यूनिट है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, वॉट पर स्क्वायर मीटर, वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? तो तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्र से प्रति इकाई समय से में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा है ना। इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस और साउंड लेवल, ठीक है। The repetition of sound caused by the reflection of sound wave is called, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि की क्या है? पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रेफ्रैक्शन, इको, फिर क्या है? रेयरफैक्शन या डिफ्रैक्शन? क्या है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। क्या पूछ रहा है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो क्या हो जाएगा? साउंड रिपीट कब करता है भाई? जब इको प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि, ठीक है। अ स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्टेथोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये हो जाएगा मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का बहुल परावर्तन। मैं तो थक गई। लास्ट क्वेश्चन, चलो खत्म हो गया स्लाइड। मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर्स ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द ट्यूब, यानी कि जो बार बार रिफ्लेक्शन होगा तभी तो जो हार्ट का जो बीट है वो सुनाई देगा। बस याद रखना आपको, इसको ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अभी जो है ये हमारा फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो डन हुआ है। अभी एक क्लास और आएगी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो डिफिकल्टी तो मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चंस में ही होती है ना, साइंस में। बाकी तो आप कर लोगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।